इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, जिसको भस्म भी बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले देखिए ये सब होता क्या है। अम्ल क्या होता है? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, ठीक है, उस स्वाद में खट्टा होता है और वो क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, यानी कि अम्ल होता क्या है, आप नींबू खाते हैं, ठीक है, सिरका होता है एक, ठीक है, दही होता है, छाछ, इमली, बेकिंग सोडा, साबुन, ये सब क्या है, मतलब हमारे डेली के यूज करने वाली चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें खट्टी लगती है और कुछ चीज़ें कड़वी लगती है, ठीक है ना। खट्टी यानी कि नींबू खट्टा लगता होगा आपको, और साबुन कड़वा लगता होगा आपको, लगता है कि ना। यानी कि कुछ चीज़ खट्टा है और कुछ चीज़ कड़वा है। तो ये चीज़ है क्या? तो वही चीज़, इसी को अलग अलग कैटेगोराइज किया गया है, यानी कि बांटा गया है अलग अलग चीज़ों में उसके गुणों के आधार पर। इसलिए उसके गुणों के आधार पर बांट दिया गया, तो उस हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो एक चीज़ होता है अम्ल। ये अम्ल क्या होता है? तो अम्ल ऐसा चीज़ जो स्वाद में खट्टा हो और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करे, ठीक है, या फिर जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करे। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नींबू अम्ल है तो नींबू स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। याद है ना। इमली, इमली खट्टा होता है ना कि ना, होता है, तो यानी कि ये क्या होगा? अम्ल होगा, ठीक है। और क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। क्षार अगर स्वाद में कड़वा होता है तो क्षार क्या होगा? साबुन क्या होगा? क्षार होगा। साबुन कड़वा लगता है कि ना, आप टेस्ट करके देखिएगा, साबुन, सरफ, ये सब कड़वा लगता है। तो कड़वा लगता है यानी कि साबुन क्या है? क्षार है। अम्ल और क्षार समझ में आया। तो देखिए अब इसका कुछ मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जानेंगे। जैसे कि देखिए, हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला होता है HCl। H का मतलब होता है हाइड्रोजन और Cl मतलब होता है क्लोरीन, ठीक है। H का मतलब हाइड्रोजन और Cl मतलब क्लोरीन। तो इस पूरा को कहते हैं HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। H का मतलब हाइड्रोजन, S का मतलब सल्फर और O का मतलब ऑक्सीजन। तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कि हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये होता है, देख, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल ये पाया जाता है सिरका में। सिरका में यही पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बहुत कम मात्रा में सिरका में पाया जाता है, 4-5% एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो C का मतलब क्या हुआ? कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, फिर C का मतलब कार्बन, फिर O का मतलब ऑक्सीजन, फिर O का मतलब ऑक्सीजन, और H का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा, क्षार स्वाद में कड़वा, और ये सारे क्या है? अम्ल है, ठीक है, अम्ल ही है। और जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन, H+ क्या है? हाइड्रोजन, और प्लस मतलब पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। आयन हमेशा धनात्मक होता है, तो मतलब ऋणात्मक भी होता है, लेकिन H+ आयन देगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन देगा धनात्मक वाला, तो उसको क्या कहेंगे? अम्ल। जो H+ आयन प्रदान करेगा उसको अम्ल। इसको अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब अम्ल कितना प्रकार के होता है। तो एक होता है सबसे पहले प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? प्रबल, नाम में ही है प्रबल, मतलब एकदम, मतलब अम्लीय गुण इसमें ज़्यादा होगा। और दुर्बल यानी कि बहुत कम अम्लीय गुण होगा, समझ में आया। तो ये जो HCl, H2SO4 और HNO3 कैसा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल, यानी कि इसमें ज़्यादा अम्लीय गुण होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा अम्लीय गुण होगा, यानी कि ज़्यादा अम्लीय गुण है तो जल में घुल के ज़्यादा आयन देगा, समझ में आया। और अगर कम अम्लीय गुण है तो जल में घुलकर कम आयन देगा, यानी कि CH3COOH कैसा है? दुर्बल अम्ल है, तो आयन कितना देगा? जल में आंशिक आयन करते हैं, यानी कि कम आयन देगा, ठीक है। तो देखिए
इसको थोड़ा आपके बुक में, जो भारती वन का बुक है, उसमें एक प्रयोग दिया गया है, हम वो आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से दिया गया है फोटो। तो देखिए ये है आयरन का छोटा छोटा, ये देखिए आयरन का छोटा छोटा, ये है ना छोटा छोटा आयरन का, यानी कि लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा है, ठीक है, लोहा का छोटा टुकड़ा टुकड़ा इसमें रखा हुआ है। और ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है। तो एक भी बुलबुला निकल रहा है नहीं इसमें से। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन सीधा वाटर से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया नहीं करता है और नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखिए हम आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बता दिए हैं। तो दुर्बल अम्ल कौन सा है, ये CH3COOH, जिसको क्या कहते थे, एसिटिक अम्ल। क्या कहते थे, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए अगर CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल के विलयन में, ये पूरा एसिटिक अम्ल है, ठीक है, ये क्या हो गया अब, एसिटिक अम्ल का विलयन। इसमें जब आयरन का टुकड़ा डाला गया है तो बुलबुला तो निकल रहा है, पर देखिए यहाँ 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 यहाँ, यानी कि कम बुलबुला निकल रहा है, यानी कि रिएक्शन धीमा है। धीमा है कि ना, धीमा है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा अम्ल है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल है तो बुलबुला ज़्यादा निकलेगा, तो देखिए ज़्यादा बुलबुला निकल रहा है, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया कर रहा है, तो यानी कि ज़्यादा बुलबुला निकल रहा है। और ये जो एसिटिक अम्ल है ये मतलब कम धीरे धीरे रिएक्शन कर रहा है, तो बहुत कम बुलबुला निकल रहा है। आयरन डायरेक्ट जल से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए अभिक्रिया कर ही नहीं रहा है, ठीक है। समझ में आया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आया। उसके बाद एक होता है कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल मतलब कि पेड़ पौधा या फिर जीव जंतुओं में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। और अकार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, सी, देखिए इसमें सी है, ये कार्बनिक अम्ल है। बट देखिए ये इसमें सी नहीं है तो यह कार्बनिक अम्ल है, इसमें सी है, ये कार्बनिक अम्ल है। बट ये जो कार्बन है ना, कार्बन नहीं है। अब देखिए कार्बन अगर देखिए सीधा अगर सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कार्बन, ठीक है। सी के साथ अगर ओ लिखा हुआ है तो हम कैपिटल स्मॉल पे फोकस करेंगे, ठीक है, कैपिटल स्मॉल पे। आप पीरियोडिक मतलब आवर्त सारणी पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, तो देखिएगा, देखिए ये हुआ कार्बन और ये हुआ ऑक्सीजन, तो दोनों क्या है, बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा है, यानी कि दोनों अलग अलग है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है सी और एल, यानी कि ये एल स्मॉल ना है, एक कैपिटल रहता तो ऐसे रहता, सी और एल रहता ना, बट ये स्मॉल है। यानी कि देखिए कैपिटल के बाद अगर जस्ट स्मॉल लिखा रहता है मतलब वो एक यूनिट है, एक यूनिट है। और Cl का मतलब हो जाएगा क्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन, तो इसमें कार्बन नहीं है, समझ में आया। तो यही अकार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा, और कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन पाया जाता है सिरका में। तो सिरका का यही ना फार्मूला, मतलब सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और एसिटिक अम्ल का ये फार्मूला है, तो कार्बनिक अम्ल हुआ कि ना। सिट्रिक अम्ल भी होता, इसका फार्मूला होता है C6H8O7। देखिए कार्बन आ गया, तो ये भी क्या हुआ, कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक और अकार्बनिक समझ में आया, कार्बनिक जिसमें कार्बन मौजूद होगा, अकार्बनिक जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होगा, ठीक है। और कार्बनिक अम्ल कहाँ से मिलता है, अधिकतम जीव जंतु और पेड़ पौधे से। और अकार्बनिक अम्ल ये एक प्रकार का खनिजों से प्राप्त होता है। खनिजों से मतलब क्या हुआ कि जितने भी खनिज होते हैं जो ज़मीन के नीचे मिलते हैं, ठीक है, मान लो कोयला मिल गया या फिर बहुत सारे और चीज़ होते हैं, धातु मिलता है, लिथियम लिथियम हो गया, ये सब मतलब खनिज मिलता है, उसमें से भी प्राप्त किया जाता है अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। और कार्बनिक अम्ल अधिकतर जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, और ये हम आपको बता दिए हैं। तो देखिए एक पिटूनिया का फूल होता है, इसके लिए तो पिटूनिया का फूल क्या होता है ये हम आपको बाद में समझाएंगे, जब हम आपको समझाएंगे क्या बोलते हैं सूचक के बारे में, तभी बताएंगे। अभी इसको यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिए।
सबसे पहले ये देख लीजिए। अब दो चीज़ देखना है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होती है विद्युत अपघट्य और एक होती है विद्युत अनपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब होगा जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है। और विद्युत अनपघट्य उसको बोलेंगे जिसका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होगा, मतलब जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है, और जो आयनों में नहीं टूटेंगे। तो विद्युत अपघट्य मतलब जो विद्युत का संचालन करेगा क्या, जिसका जलीय विलयन। अब देखिए, अब हम आपको यहाँ पे जोर दे रहे हैं जलीय विलयन। तो होता ये है, अम्ल हो या क्षार हो, जलीय विलयन ही विद्युत का चालन करता है। हम आपको आगे बताएंगे। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क है, मतलब सूखा हुआ है, उसमें जल नहीं है, तो वो विद्युत का सुचालन नहीं करेगा और अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए एसिटिक अम्ल है, जो एसिटिक अम्ल है वो अगर शुद्ध रूप मतलब विशुद्ध है, मतलब जिसमें पानी मतलब जलीय विलयन नहीं है, थोड़ा भी मतलब वो भीगा हुआ नहीं है, एकदम शुष्क है, मतलब सूखा हुआ है, तो सूखा हुआ एसिटिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा और वो विद्युत का कुचालक होगा, ठीक है। लेकिन उसी एसिटिक अम्ल में अगर हम जल मिला देंगे तो वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। यानी कि एसिटिक अम्ल या कोई भी अम्ल का जलीय विलयन ही विद्युत का चालन करेगा, शुष्क अम्ल विद्युत का चालन नहीं करेगा और अपना अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करेगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य जो विद्युत का संचालन करेगा, तो कौन सा करता है, क्या हम करें हैं, जलीय विलयन ही, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आपको समझ जाइएगा। HCl का मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम क्लोराइड भी होता है विद्युत अपघट्य, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सब हो गया विद्युत अपघट्य। या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सोडियम ऐसे लिख देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है, विद्युत अपघट्य है जो विद्युत का चालन करेगा। और विद्युत अनपघट्य मतलब जो विद्युत का संचालन नहीं करेगा, जैसे कि जो एल्कोहल होता है, ठीक है, क्या, एल्कोहल विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि विद्युत का संचालन नहीं करता है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज या फिर यूरिया, ये सारा क्या है, विद्युत अनपघट्य है, ठीक है, विद्युत अनपघट्य है। तो जलीय विलयन ही अपना मतलब विद्युत का संचालन करेगा। अगर शुष्क है तो उस पर हम बात ही नहीं करेंगे, अम्ल है या क्षार है। तो विद्युत अपघट्य या अनपघट्य समझ में आया। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक बैटरी लिए, ठीक है, बैटरी लिए, इसका 2 टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव, मतलब एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, 2 टर्मिनल हो गए। एक टर्मिनल को ऐसे लाएंगे और यहाँ पर एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी है, इसमें कोई लिक्विड रख दिए। अब लिक्विड का नाम अभी हम आपको नहीं बताएंगे। और यहाँ से एक टर्मिनल लिए, यहाँ पे एक बॉल जोड़े, ठीक है, ये यहाँ पे एक बॉल जुट गया, फिर यहाँ पे एक स्विच दे दिए, ठीक है, और इसको यहाँ पे डुबा दिए, इसी जलीय विलयन में डुबा दिए। देखिए अब हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा कब, जब ये जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होगा। तो मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो जलेगा या नहीं, बताइए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन रहेगा तो ये बल्ब जलेगा या नहीं, जलेगा। लेकिन अगर ये एल्कोहल का विलयन रहेगा, एल्कोहल का अगर विलयन रहेगा तो ये जलेगा, नहीं जलेगा, ठीक है ना, समझ में आया ये। तो इस तरह से हमको पता चलेगा
विद्युत अपघट्य और अनपघट्य के बारे में। ठीक है। अच्छा आप बताइए तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 विद्युत का संचालन करेगा या नहीं। तो देखिए बैटरी में जो मतलब लिक्विड रखा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का भी मात्रा उसमें रहता है। जो आप बैटरी का पानी देखते हुए है उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत का चालन करेगा। क्या नहीं करेगा, ग्लूकोज नहीं करेगा, एल्कोहल नहीं करेगा। ठीक है। तो देखिए जल द्वारा जब विद्युत अपघट्य होता है तो आयन में टूटता है, आयन में टूटता है ना, तो इस प्रक्रिया को आयनन यानी कि आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। इतना समझ में आया। और देखिए हम आपको बोले हैं जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। तो देखिए दो चीज़ होता है, अम्ल H+ आयन देता है और क्षार OH- आयन देता है। तो ये कौन कहा था, ये आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा था। कौन कहा था, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षार OH- आयन देता है। तो आप ये लिख लिए विद्युत अपघट्य विद्युत अनपघट्य। ठीक है। उसके बाद आप अगला हेडिंग समझिएगा कि अम्ल क्या देता है, H+ आयन और क्षार क्या देता है, OH- आयन। ये कौन बोला था, तो आर्हेनियस ने बोला था। अब इसको हम समझते हैं, ये चीज़ें आप लिख लीजिए अच्छा से। अब हम अगला टॉपिक इसी में समझाते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब अगला हम समझाते हैं। अगला क्या चीज़ बताए हैं, H+ आयन और OH- आयन के आधार पर। तो अब अगला टॉपिक दे दीजिए क्या। देखिए अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो अब ध्यान से देखिए, और ये बात कौन कहा था, आर्हेनियस। ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे लिख दिया है भस्म या क्षार। तो देखिए भस्म क्या होता है, जैसे कि ये टोटली हो गया भस्म, क्या हो गया, भस्म। लेकिन इसमें से ही ये टोटली क्या होगा, भस्म, टोटली हो गया भस्म। लेकिन इसमें से ही कुछ भस्म, इसमें से कुछ भस्म ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है। इसमें से कुछ भस्म ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। याद रहेगा, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। तो हम आपको क्या समझा दिए, देखिए जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। अब आप बताइए तो सभी भस्म क्षार होते हैं, सभी भस्म क्षार होंगे। देखिए हम ध्यान से देखिए, ये जो टोटल ये जो बड़ा चीज़ है ये पूरा क्या है, भस्म, क्या है, भस्म। और ये जो छोटी सी चीज़ें हैं ये इतना इतना क्या है, क्षार। हम आपको क्या बोले हैं, जो भस्म जल में घुल जाता है उसको बोलते हैं क्षार। जो भस्म जल में घुल जाता है उसको बोलते हैं क्षार। तो आप बताइए तो सभी भस्म क्षार होते हैं, सभी भस्म क्षार है, नहीं। कुछ भस्म क्षार है और कुछ भस्म क्षार नहीं है। बट सभी क्षार भस्म है, हाँ एकदम है। ये सभी क्षार भस्म के ही तो अंग है, याद रहेगा। तो ये एक पॉइंट जब यहाँ से जो लिखा है इसको अब अगला पॉइंट लिख लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, नोट्स में क्या लिखिएगा, ऐसे बना लीजिएगा फिगर और लिखिएगा जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। और तब नीचे से लिखिएगा जल में ये तो लिख दिया, सभी क्षार
भस्म है, सभी क्षार भस्म है, परंतु में आप देख लीजिए हर्षिकार दीर्घिकार, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं है, याद रहेगा। सभी क्षार भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं है, क्योंकि कुछ भस्म जल में नहीं घुलते हैं। ये सारे भस्म जल में अघुलनशील है, यानी कि ये क्षार नहीं है। समझ में आया? तो इतना नोट आप बना के लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H+ आयन और OH- आयन के बारे में बताएंगे, ठीक है। अम्ल और भस्म में आपको अंतर समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भस्म और क्षार में। अब अगला नोट्स टॉपिक हम देखेंगे H+ आयन और OH- आयन। तो अब ये याद रखिएगा, जो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन, यानी कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देगा और क्षार जल में घुलकर OH- आयन देगा। जैसे कि आपको हम बताएं HCl अम्ल है, HCl क्या है? अम्ल है, यानी कि ये जल के साथ अभिक्रिया करके टूटेगा तो H+ और क्या देगा? Cl-। तो देखिए H+ आयन दिया। और बताइए HNO3 भी आपको बताए हैं, HNO3 ये भी अम्ल है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। तो ये जल से अभिक्रिया करके टूटेगा तो H+ और प्लस में NO3- में टूटेगा। देखिए ये भी टूटा कि ना। सल्फ्यूरिक अम्ल हम आपको बताएं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए, H का मतलब हाइड्रोजन, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन। ये 4 लगा है मतलब 4 ऑक्सीजन, ये 2 लगा है मतलब 2 हाइड्रोजन, और ये 1 ही है मतलब 1 सल्फर। ये तो आपको पता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? H+ और SO4, 2 नेगेटिव आयन इस पर आ जाता है। देखिए अब देखिए, 1- दिया मतलब 1 नेगेटिव आयन, 1- दिया मतलब 1 नेगेटिव आयन, और 2- दिया मतलब 2 नेगेटिव आयन इस पे आ जाता है। और ये इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन लगा के संतुलित कर दिए, ठीक है। तो देखिए अम्ल जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है कि नहीं? तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। ये कौन कहा था? आर्हेनियस। और क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है। ये भी कौन कहा था? आर्हेनियस। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर ये जल में घुलेगा तो क्या देगा? तो सोडियम प्लस में हाइड्रोक्साइड, OH- आयन दिया कि ना। अगला देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर जल से अभिक्रिया करेगा तो कैसे टूटेगा? पोटेशियम K+ और प्लस में OH-, यही देखिए OH- आयन दिया। और अब आपको बता दें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का देखिए NH4OH, अगर ये जल से अभिक्रिया करेगा तो NH4 पॉजिटिव और OH-। देखिए क्षार जल से अभिक्रिया करके OH- आयन देता है। ये कौन बोला था? आर्हेनियस बोला था, याद रहेगा। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए अब अम्ल के गुणों के बारे में देखेंगे। तो अम्ल कैसा लगता है आपको? हम आपको क्या बताए हैं? नींबू अम्लीय होता है। तो नींबू कैसा लगता है? खट्टा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नींबू, नारंगी, संतरा, ये सब क्या होता है? खट्टा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। देखिए नींबू व संतरा का रस में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अब देखिए
कौन से चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल हम आपको बता दिए हैं 3 से 4% मात्रा में पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल कहाँ से बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल याद रहना चाहिए। पेट में हमारे क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि जीवाणुओं का भक्षण करता है, मारता है। समझ में आया? चाय में टैनिक अम्ल या टैनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है जिसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल जिसके कारण हमको दर्द होता है, फॉर्मिक अम्ल। इतना आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इससे आता है VVI है। नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक, दही लैक्टिक, टमाटर ऑक्जेलिक, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक, चाय टॉनिक, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, लाल चींटी फॉर्मिक। ऐसे आप याद करिएगा। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अब अगला गुण हम देखेंगे। देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब सबसे पहले ये लिटमस पत्र है क्या? तो देखिए, आप एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए लिटमस के बारे में, ठीक है। हम लिटमस के बारे में भी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जो लिटमस पत्र होता है ना, एक लाइकेन पौधा होता है, ठीक है। लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है, याद रहेगा। लिटमस पत्र लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है और ये क्या है? थैलोपाइटा एक समूह है, उसी का जंतु है, ठीक है। लिटमस पत्र लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है। और लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? तो देखिए, उदासीन जब होता है ना, यानी कि अम्ल क्षार के अभिक्रिया नहीं हो रहता है, तो उदासीन लिटमस पत्र का रंग होता है गुलाबी, ठीक है। उदासीन लिटमस पत्र का रंग होता है गुलाबी। और लिटमस पत्र अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, ठीक है। अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है, याद रहेगा। अनील, देखिए, अनील ऐसे याद रखिएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनील, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनील। और इसका उल्टा, अम्ल का सारा उल्टा गुण क्षार के पास होगा, तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अनीला। तो क्षार उसका उल्टा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, ठीक है। ये हम आपको बताए हैं धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है क्या? अम्ल। हम आपको अम्ल के गुण बता रहे हैं। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। यानी कि देखिए, तो हम आपको HCl का अभिक्रिया अभी बताएं कि ना, H+Cl- टूट रहा था कि ना, तो हाइड्रोजन ही ना निकाल रहा था। तो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, H+ आयन मुक्त करेगा। अम्ल H+ आयन मुक्त करता है कि ना करता है? देखिए, जैसे कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके ZnCl+ में हाइड्रोजन गैस, और ये तीर का निशान ऊपर है, मतलब क्या है? ऊपर का मतलब गैस निकल रहा है, और अगर नीचे रहता तो अवक्षेप बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। रासायनिक समीकरण पिछला चैप्टर में हम आपको बताए थे। और देखिए, अम्ल विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, क्षार भी विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। कैसा अम्लीय विलयन? जलीय विलयन। शुष्क अम्लीय विलयन सुचालक होगा? नहीं होगा, याद रहना चाहिए। तो देखिए, अम्ल के बारे में इतना डिटेल आपको पता चल गया, ठीक है। अब थोड़ा क्षार के बारे में जान लेते हैं। तो क्षार के बारे में वैसे तो हम बता ही दिए हैं अम्ल के साथ साथ ही। तो देखिए, इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं। भस्म
यानी कि भस्म किसको बोलते हैं? सबसे पहले भस्म जो होता है, भस्म में से क्षार किसको बोलते हैं? भस्म वो होगा जो जल में घुलनशील हो या ना हो, हमको नहीं पता है। ये पूरा भस्म है, ये जल में घुलनशील है या नहीं है, लेकिन हमको नहीं पता है। बट इसका भी एक छोटा सा पार्ट है जो कि जल में घुलनशील है, तो ये क्या हो जाएगा? क्षार। ठीक है, थोड़ा सा हो जाएगा तो क्षार। देखिए, जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं उन्हें भस्म या क्षार कहा जाता है। ये हम आपको OH- आयन वाला पूरा डिटेल में बता दिए हैं, आर्हेनियस बताया था। तो जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं उन्हें भस्म यानी कि क्षार कहा जाता है। देखिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हम आपको बता दिए, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हम आपको बता दिए। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। क्षार स्वाद में कैसा होगा? कड़वा। ठीक है, उसके बाद देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये छोड़ दीजिए, हटाइए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला, ये भी हम आपको बता दीजिए। नील अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। इसका उल्टा क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। आपको ऐसा याद करना पड़ेगा। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, आप ध्यान से समझ लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया एक छोटा सा टॉपिक आप यहीं पे ऐसे मतलब नोट्स बना लीजिए। नोट्स अगर बना रहे हैं तो ऐसे डिब्बा बना लीजिएगा वहाँ पर और लिख लीजिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। और अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल प्लस क्षार, जब अम्ल प्लस क्षार मिलते हैं तो बनाता है लवण प्लस जल। इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि देखिए, अम्ल हम आपको बताएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल है कि ना है? तो अम्ल प्लस में क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं NaOH, ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार, मिलके क्या बनाएगा? लवण। तो NaCl जो नमक होता है उसी का फार्मूला होता है NaCl, ये लवण हो गया, और प्लस में जल, तो जल का फार्मूला H2O। देखिए, अम्ल प्लस में क्षार मिलके, अम्ल प्लस में क्षार मिलके लवण प्लस में जल बना लिया कि ना, तो इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो आप क्या लिखिएगा? अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा? अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं जिसके फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और आप इतना उतार दीजिएगा। ठीक है, तो भस्म के गुण अब यहाँ पर हो गया। और ये भी देखिए, ये भी जल में घुलने पर ये विद्युत का संचालन करते हैं। अम्ल भी विद्युत का संचालन करता है, याद है कि ना? तो ये कोई अंतर नहीं हुआ दोनों में समानता क्या हो गया? आपसे अगर समानता पूछेगा तो बता दीजिएगा। एगो समानता तो आपको मिल गया, जल में घुलने पर ये विद्युत का संचालन करेगा। ठीक है ना? अम्ल कैसा था? स्वाद में खट्टा। क्षार कैसा था? स्वाद में कड़वा। अम्ल क्या था? अनील, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता था। क्षार क्या था? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्षार लवण प्लस जल बनाता है, इसको उदासीनीकरण। अरे ये तो यहाँ पर दिया गया, जब कोई अम्ल कोई भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। अब देखिए, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा निकालता है। तो ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्मा निकलता है। आप पानी में चूना रखते हुए देखे हैं, पानी खौलने लगता है, इसका मतलब वो कैसी अभिक्रिया है?
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ना, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकालेगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझ गए। देखिए अब अगला टॉपिक ये वाला पढ़ना है, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। तो इससे पहले एक छोटा सा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये होता है एक सक्रियता श्रेणी, ठीक है। ये धातु है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, सीसा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से नीचे जो चीज़ होता है तांबा, पारा, चांदी, सोना। इससे ऊपर थोड़ा ज़्यादा क्रियाशील होता है और इससे ऊपर नीचे वाला चीज़ बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम। तो देखिए सबसे ऊपर जो है अधिक क्रियाशील है और धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे तो क्रियाशीलता घटता जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम, उससे थोड़ा कम क्रियाशील कैल्शियम, उससे थोड़ा कम सोडियम, उससे थोड़ा कम क्रियाशील मैग्नीशियम, उससे थोड़ा कम क्रियाशील एल्युमिनियम। फिर वैसे ही करते जाएंगे तो सबसे कम क्रियाशील सोना। सोना किसी से जल्दी अभी क्रिया ही नहीं करता है, सबसे कम अभी क्रियाशील, इसलिए हमेशा चमकता रहता है। और सोना कम मात्रा में पाया भी जाता है, इसलिए महंगा भी है, ठीक है। और सोना को हम लमड़ा भी सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, जल्दी टूटता ही नहीं है सोना। आप देखे होते हैं कि ना, सोना से एकदम पतला 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 बना, चांदी का देखते हैं एकदम पतला चादर चढ़ा रहता है मिठाई उठाई पर, तो वो टूटता ही नहीं है। सोना चांदी बहुत लमड़ता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होगा, पोटेशियम, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, ठीक है, याद रहेगा। और सबसे कम क्रियाशील सोना, सोना का Au होता है, इससे भी कम क्रियाशील होगा Au, ठीक है ना। गोल्ड Au आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, आगे ही पढ़ना है, इससे आगे। किससे डिनोट करते हैं सोना को, Au से, Au से याद रहेगा ना, सोना को Au से, चांदी को Ag से, पारा को Hg से। पारा यानी कि वो मरकरी होता है जो थर्मामीटर में भरा रहता है, पारा असल में वो धातु है कि ना, लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है। कॉपर यानी कि तांबा, ये भी धातु है। तो सबसे क्रियाशील पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन। टीन कहाँ है यहाँ पे, टीन एसएन होगा, ठीक है, टीन, तब उसके बाद सीसा। ऐसे ऐसे इस तरह से अभिक्रियाशीलता की श्रेणी आपको याद रहना चाहिए। इसको भी कहीं पे लिख के साट लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे साटिएगा, ये जो है ना, ये वाला चीज़, ये आप याद करिएगा, ये आप याद कीजिएगा। और ये दोनों शॉर्टकट, ये दोनों आप साटिएगा, ठीक है, ये और ये इतना। और उससे भी शॉर्टकट आप डायरेक्ट इसको ऐसे उतार लीजिएगा। और आपको पता ही है, ऊपर ज़्यादा क्रियाशील, नीचे कम क्रियाशील, बस आप ऐसे याद कर लीजिएगा। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, और उससे नीचे तांबा, पारा, चांदी, सोना। क्रियाशीलता आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील सोना, यानी कि पोटेशियम अधिकतर धातुओं से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं से अम्ल की अभिक्रिया। जिंक धातु है और H2SO4 क्या है, अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कि ना। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो आप देखिए ध्यान से, तो हम सक्रियता श्रेणी में देखिए यहाँ पर क्या है, जिंक, और यह क्या है, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन हट जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन कहाँ पर है, ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, और उसके बाद क्या है, जिंक। जिंक कहाँ पे है, जिंक यहाँ पे। देखिए जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील मतलब हाइड्रोजन को हटा देगा। तो हाइड्रोजन को देखिए यहाँ गया है जिंक इसके साथ, और हाइड्रोजन को भगा दिया है, और SO4 के साथ जुट गया है। तो ये जिंक सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन को हटा दिया, कहेगा कि हाइड्रोजन कमज़ोर था, इस सक्रियता श्रेणी में नीचे है तो कमज़ोर है, तो इसको अलग कर दिया है। तभी यानी कि ऊपर का निशान, यानी कि हाइड्रोजन निकल गया अलग, तो हाइड्रोजन तो गैस ना होता है, तो गैस के ऊपर गैसीय फॉर्म में निकल जाएगा। यानी कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। क्यों निकाल देता है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी के हिसाब से हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है जिंक, इसलिए हाइड्रोजन को हटा के
सल्फेट हाइड्रोजन को विस्थापित करके सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान जब जलती हुई तीली पास लाते हैं तो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, देखिए इसमें किस चीज़ का घोल है, जिंक है प्लस में H2SO4 है, जिंक है प्लस में H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। तो Zn यही ना है, जिंक प्लस हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बना लेता है। चलिए इसमें क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और उसके बाद इसमें तो जिंक सल्फेट बन गया, क्या है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबाए हैं, जिंक सल्फेट बन गया। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। ऊपर के निशान का मतलब क्या, गैस है तो हाइड्रोजन निकलेगा। और देखिए हाइड्रोजन का बुलबुला है, और ये ऊपर कहाँ से निकलेगा, इस पाइप में जाएगा, इस पाइप से होते 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 यहाँ पे पानी में भेजा है, ठीक है। और देखिए पानी में भेजा है तो ये गैस ना है तो ये निकलना चाहेगा। देखिए बुलबुला करके ऊपर निकल रहा है, बुलबुला करके ऊपर निकल रहा है। और देखिए सोडियम हाइड्रोजन गैस का एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी होता है, जब उसके पास तीली लेके जाते हैं ना, पॉप मतलब पुटक पुट 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 करके जलता है। इनकी पॉप ध्वनि के साथ वो जलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यानी कि अगर इसमें से बुलबुला निकल रहा है और वो पॉप पॉप करके बज रहा है, इसका मतलब वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रो पॉप ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस चलता है। तो यानी कि देखिए इस सब क्रिया से हमको समझ में क्या आया कि जस्ता जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके तनु का मतलब क्या होगा, वही जलीय विलयन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और ये हमको पता कब चलेगा, जब इसको जलीय विलयन में से भेजाएंगे। इस साबुन का विलयन है, इसमें से बुलबुला निकल रहा है, बुलबुला में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। तो इसके पास तीली लाएंगे तो पुट करके वो चलेगा, ठीक है ना, पुट करके जलेगा। और हाइड्रोजन सबसे उत्तम ईंधन होता है। ये आगे के क्लास में, आप पीछे की क्लास में आपको पढ़ना है ईंधन, उसमें पढ़ना है। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का ही होता है, इसलिए हाइड्रोजन सबसे उत्तम ईंधन माना जाता है। बट उसका प्रयोग हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस जब जलती हुई तीली पास में तो पॉप ध्वनि के साथ जल उठती है। हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। यानी कि देखिए हाइड्रोजन से जितना ऊपर के धातु होगा ये तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा ही, इस टाइप से हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा ही। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसके साथ जो भी रहेगा उसको विस्थापित कर देगा, तो अभिक्रिया हो गया। और हमेशा हाइड्रोजन गैस को हटा देगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही। समझ में आया। तो हमेशा यही चीज़, हाइड्रोजन से ऊपर की धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्यों करती है अब आपको समझ में आया। तो देखिए धातु के जो कार्बोनेट होता है और बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि कार्बन जिसमें रहेगा, तो धातु के कार्बोनेट अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। धातु के कार्बोनेट जिसमें कार्बन मौजूद होगा, ठीक है। देखिए धातु के कार्बोनेट, देखिए धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, धातु के कार्बोनेट, कैल्शियम धातु है या नहीं, हम आपको बताएं अभी पीछे सक्रियता श्रेणी में। तो धातु के कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको बोला जाता है CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट। तो धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस में जल, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया, CaCl2 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। ये क्या है, लवण, ये क्या है, जल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये देखिए तीर का निशान, तो ये क्या है, गैस है, ये पता है कि ना। तो धातु के कार्बोनेट जब धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है ना, याद रहेगा। और आपको एग्जाम्पल दे देखिए, इतना सही समझ लीजिएगा, ये बस आपको याद करना है ये वाला चीज़, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपको ऐसे याद करना है, ठीक है।
और देखिए आप 7th क्लास में पढ़े हुएगा या 6th क्लास में, हाँ 7th क्लास में है, जब चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो चूना जल में दूधिया, मतलब चूना जल जो होता है ना उससे बुलबुला निकलने लगता है दूधिया कलर का। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया कराए हैं तो क्या निकलेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा होगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो मान लीजिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर निकल रहा है और इसमें है चूना जल, तो चूना जल क्या हो जाएगा, दूधिया बुलबुला छोड़ने लगेगा, मतलब इसमें दूधिया बुलबुला बनने लगेगा। ठीक है, दूधिया बुलबुला मिल्की वाला मतलब दूधिया कलर का। तो इससे पता चलेगा कि चूना जल में कैल्शियम का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो धातु अम्ल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे है, धातु के ऑक्साइड तथा धातु के ऑक्साइड। तो हम क्या बोले हैं, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड जो है ना धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है और अधातु है ना वो क्षार से अभिक्रिया करता है। क्षार यानी कि अम्ल H+ आयन देता है और क्षार OH- आयन देता है, OH-। तो ये क्या है, क्षार है। ठीक है, तो अधातु के ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अधातु है। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, CaOH2 यानी कि ये क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये है क्षार और ये क्या है, अधातु, कार्बन डाइऑक्साइड अधातु। ठीक है, अगर बताइए कार्बन डाइऑक्साइड धातु होता है तो क्या होता है, आपको पता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। धातु होता तो धातु अधिकतर धातु या विद्युत का सुचालक होती है तो हमको करंट लग जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु है। ठीक है, तो अधातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके यही लवण और जल देते हैं। ठीक है, याद रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। तो धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगा और अधातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करेगा, इससे इतना याद रखना है। आगे के वीडियो में आगे का क्लास देखेंगे सूचक, और उससे पहले भी थोड़ा सा अभी बता हुआ है, जैसे कि धातु के ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो गया, हम यहाँ पे बताए हैं आपको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो एक छोटा सा टॉपिक है कि धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया और धातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया, तो ये हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है मतलब अम्ल और जल जो होता है ना, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तो ये सब सारी चीज़ें भी और चीज़ है तो आगे के वीडियो में कवर करेंगे।